पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। स्टॉक मार्केट में आपको या तो इन्वेस्टर्स नज़र आ रहे होते हैं या ट्रेडर्स नज़र आ रहे होते हैं, और इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक हाइब्रिड अप्रोच के साथ जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं और साथ साथ ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, कुछ मीडियम टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं। आपकी क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगी और कौन से रूल्स को आप फॉलो करेंगे, ये डिपेंड करता है आपकी गोल्स के ऊपर और आपकी ओवरऑल जो अगराज व मकासद हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता ही है। अब मैं बतौर इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा होता हूँ, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहा होता हूँ, तो कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ, उसमें जो एक पॉपुलर स्ट्रेटजी जो मैं हमेशा से यूज़ करता हूँ वो 80-20 रूल है। इस वीडियो में इस 80-20 रूल के हवाले से मैं डिस्कशन करूँगा, और अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं उसके ऊपर भी ये फिट इन होती है तो फिर आप भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। 80-20 रूल बड़ा सिंपल रूल है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के हवाले से, और इसकी जो पहली लेयर है उसमें आप हाई लेवल के ऊपर जो आपने टोटल कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है उसको 80% और 20% की क्लासिफिकेशन करते हैं, और 80% जो आपका सरमाया होता है वो आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग में उसको डाल रहे होते हैं, और इसमें आप ऐसे शेयर्स का इंतखाब कर रहे होते हैं जो कि ब्लू चिप शेयर्स होते हैं और हाई डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स होते हैं। तो 80% जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो बाकी जो 20% होता है उसको आप फिर ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, और मेजरली एज एन इन्वेस्टर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकें। इसलिए जो इन्वेस्टर होता है वो अव्वल तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले शेयर्स को ही ले रहा होता है, लेकिन अगर वो ट्रेडिंग करता है विद दिस 80-20 रूल तो फिर वो जो 20% उसकी ओवरऑल कैपिटल होता है उसको वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करता है। अब स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है कि आप स्टॉक्स, मुख्तलिफ स्टॉक्स के जो स्विंग्स होते हैं, यानी उनके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बुलिश और बियरिश ट्रेंड्स जो होते हैं, उसको उसकी बेसिस पे बाय लो एंड सेल हाई की अप्रोच यूज़ की जाती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती, एक्सपोनेंशियल एक सीधी लाइन में नहीं होती, और ना ही जब उनका डिक्लाइन होता है वो एक सीधी लाइन में होता है। और दूसरा ये कि स्टॉक मार्केट में हम जितने भी शेयर्स को देखें उसमें अप्स एंड डाउन स्टॉक मार्केट का खासा होते हैं। अगर कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उसके बाद जो डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक प्रिंसिपल है उसकी वजह से हमेशा ऐसे होता है कि एक ख़ास पॉइंट के बाद जो स्टॉक होता है वो नीचे भी आता है। इसी तरह जो स्टॉक नीचे आता है उसके बाद वो वापस ऊपर भी जाता है। तो इससे होता ही है कि मुख्तलिफ स्विंग्स बन रहे होते हैं, तो उन स्विंग्स के अंदर आपको एज अ ट्रेडर अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी अमल दखल होता है, और बहुत सारे जो दीगर टेक्निकल इंडिकेटर्स या पैटर्न्स होते हैं वो भी इसके अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। सेंटिमेंट्स का भी इस पे एक इम्पैक्ट होता है, न्यूज़ जो होती हैं उसका भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन 80-20 रूल ये कहता है कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं या जो आपके पास टोटल सरमाया है जिसको आपने स्टॉक मार्केट में यूज़ करना है, तो उसका 80% आप ऐसे स्टॉक्स के अंदर डाल दें कि जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, और जहाँ पर आपको एक रेगुलर कंसिस्टेंट पैसिव इनकम आ रही है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, और वो कंपनीज फंडामेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग हैं कि उसके अंदर जो वक्ती अप्स एंड डाउन्स हैं वो कोई भी आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के ऊपर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। अब जो ये 80% आप लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं उसके अंदर फिर जब आपको डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर भी एक और स्ट्रेटजी, इसके ज़ेली एक और स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, वो है कंपाउंडिंग की। तो कंपाउंडिंग में ये होता है कि जो आपको डिविडेंड मिलता है उसको भी आप वापस री इन्वेस्ट कर देते हैं, आइदर इन द सेम स्टॉक और इन सम अदर स्टॉक। लेकिन होता ये है इस तरह कि एक स्नोबॉल इफ़ेक्ट आता है, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो वक्त के साथ साथ, जिस तरह एक बर्फ़ का गोला होता है जब वो आप नीचे फेंकते हैं तो वो मज़ीद उसके साथ बर्फ़ इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। स्नोबॉल इफ़ेक्ट इसी को कहते हैं कि वो फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। जब आप कंपाउंडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो उसमें भी यही होता है कि वो जो आपका स्नोबॉल है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, और वक्त के साथ साथ उसकी जो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये लेयर वन है, इसकी एक और स्ट्रेटजी ये है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 20% आप ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं और 80% आप यूज़ करते हैं इस केस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इन द ब्लू चिप वैल्यू स्टॉक्स।
अब जो 20% आपने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करना है, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की कि इंट्राडे कर रहे हैं या किसी भी दीगर टाइम फ्रेम के ऊपर कर रहे हैं। तो उनके लिए तो फंडामेंटल्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होते, और वो ज़्यादातर बस यही देखते हैं कि वो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स वो पॉइंट्स ढूंढ रहे होते हैं, बाइंग जोन्स ढूंढ रहे होते हैं, और बाइंग जोन के अंदर बाय करते हैं, और फिर सेलिंग जोन के अंदर उसको सेल कर रहे होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख रहे होते हैं, और दीगर जो मूविंग एवरेजेस हैं और दीगर जो पैटर्न्स हैं उनको फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपने 80-20 रूल किया, तो फिर आपको एक सेकेंड लेयर भी उसकी होती है, जिसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग की आपने स्ट्रेटेजी को मजीद ड्रिल डाउन इस तरह करना होता है कि 80% तो आपने लॉन्ग टर्म में लगा दिया, अब जो बकिया 20% था उसका अपना 80% जो है वो आपने लगाना है डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर फॉर ट्रेडिंग। क्योंकि ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ ग्रोथ स्टॉक में ही करें, वो आप उन वैल्यू स्टॉक्स के अंदर एक तरफ तो आपको डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी मिल रही होती है, वहीं पर उन शेयर्स के अंदर भी आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं पोटेंशियली। तो अब जो 20% आपने पहले लेयर के अंदर स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखा था, अब उस 20% को भी आपने दो सब सेक्शंस बना लेने। उसका 80% आपने डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करनी है, और उसका जो 20% है वो आपने ग्रोथ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है। अब इस अप्रोच से बहुत से लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स नॉर्मली ज़्यादा आपको कैपिटल गेन देने की पोजीशन में होते हैं। लेकिन इस केस में आपने किया कि आप पहले ही 80% आपने डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रख दिया, फिर जो बकिया 20% था उस 20% का भी, उस 20% का 20% आप सिर्फ यूज़ कर रहे हैं ग्रोथ स्टॉक्स में, और 80% यूज़ कर रहे हैं उसका डिविडेंड स्टॉक्स में। अब ये अप्रोच फ़ायदा आपको ये देती है कि डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ ओजीडीसी, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम होता है। इसी तरह अगर हम मीज़ान बैंक की एग्जांपल ले लें, फैसल बैंक की एग्जांपल ले लें, या फिर एसएनजीपी की एग्जांपल ले लें, तो ये वो स्टॉक्स हैं कि जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नज़र आ रहे होते हैं, इसमें आपको अच्छी खासी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही होती हैं। लेकिन बाय नेचर अगर देखें तो ये वो स्टॉक्स हैं जो कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं। तो अब जब आप ट्रेडिंग भी डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको प्लस पॉइंट ये मिल रहा होता है कि अगर खुदा न खास्ता आपकी ट्रेड्स सक्सेसफुल नहीं भी हो रही होती, तो उसके अंदर कम से कम आपको डिविडेंड की मद में ज़रूर फ़ायदा हो रहा होता है। और दूसरा फ़ायदा उसमें ये होता है कि वो चूँकि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स होते हैं, तो डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स के अंदर जब भी डिविडेंड अच्छा अनाउंस होता है या अनाउंसमेंट करीब आती है, तो एक रैली देखने को नज़र आती है, तो वो भी आपको एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी दे रही होती है फॉर कैपिटल गेन एज़ वेल। तो ये अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपका जो रिस्क फैक्टर है वो कम से कम होता जाता है, क्योंकि सिर्फ 20% ऑफ दैट 20%, विच इज़ वेरी लेस। आगे चल के मैं एक एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कितनी माइनर अमाउंट होती है जो कि आपकी ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर विद पोटेंशियली हायर रिस्क होती है। तो अब ये जो 20% है ये हायर रिस्क हाई गेन है। तो जो 80% इसमें है, इसमें मीडियम रिस्क मीडियम गेन आ जाता है। जबकि जो इससे पहले मैंने जो 80% ऑफ द टोटल जो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखा, वो लो रिस्क लो गेन कंसीडर होगा। लो रिस्क लो गेन इन द सेंस के उसमें कोई बहुत बड़े छक्के लगने की आपको उम्मीद नहीं है, लेकिन वो अगर आप अच्छे ब्लू चिप स्टॉक्स लेते हैं तो आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड आ रहा होता है। तो अब इस जो ये स्ट्रेटेजी है, इसका जो लेयर 1 और लेयर 2, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अब एग्जाम्पल सिनेरियो के लिए मैंने ये एक एक्सेल के अंदर एक प्रॉपर मैंने इसकी फार्मूलेशन की है विद फार्मूलाज कि आप कैसे अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं किसी भी शख्स की। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि अबू बकर एक इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, जिनका टोटल जो सरमाया है वो है 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए अबू बकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और अबू बकर बाय बाय नेचर एक इन्वेस्टर हैं, ना कि एक ट्रेडर हैं। तो अब जो इन्वेस्टर होता है उसके लिए ये है कि 5 लाख रुपया अगर उसने इन्वेस्ट किया, तो उसका जो 80-20 रूल के मुताबिक 4 लाख रुपया उसका वो इन्वेस्ट होना चाहिए डिविडेंड पेइंग ब्लू चिप स्टॉक्स में। अब 4 लाख तो उसने साइड पर कर दिया ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बकिया 1 लाख जो रह गया वो यूज़ होना है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब इस 1 लाख में से 80,000 रुपया, अगेन चूँकि इस 1 लाख के ऊपर भी हमने 80-20 रूल लगाना है, तो इस 1 लाख का जो 80,000 रुपया वो स्विंग में यूज़ होगा इन डिविडेंड स्टॉक्स, और 20,000 इसका जो यूज़ होगा वो होगा ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर। तो अब अगर आप देखें तो टोटल 5 लाख में से सिर्फ 20,000 रुपया ऐसा है जो कि आप ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर हाई रिस्क हाई यील्ड के साथ
उसमें पंजा आजमाई कर रहे हैं या अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। जबकि ज़्यादातर आपने 4 लाख उसका जो कि उसका 80% ऑफ टोटल है, उसको ऑलरेडी आपने लॉन्ग टर्म डिविडेंड स्टॉक्स में डाल दिया, जो कि कंपैरेटिवली सेफर ऑप्शन है। और इसमें से भी 80,000 जो है वो भी कंपैरेटिवली सेफर साइड पे ही आपने डाल दिया, क्योंकि आप कर तो इसमें ट्रेडिंग रहे हैं, लेकिन कर आप वो डिविडेंड स्टॉक्स में रहे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज के अमाउंट हम बढ़ा देते हैं 1 मिलियन। तो 100,000 रुपीज़ है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फार्मूला की बेस पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेशन हो गई कि अगर आपका 10 लाख रुपया है, तो उसमें से जो सॉरी ये एक ज़ीरो मुझे और डालना है इसमें। अब 10 लाख रुपया यानी 1 मिलियन है, तो 1 मिलियन में से 8 लाख रुपया आपने डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उसमें डाल दिया। जो उसके बाद जो बाकी रह गया 2 लाख रुपया, उसमें से 1,60,000 स्विंग ट्रेडिंग इन द डिविडेंड स्टॉक्स हो गया। और जो 40,000 रुपया है वो आपने यूज़ करना है ग्रोथ स्टॉक्स में। एग्जाम्पल हम इसमें हाइपोथेटिकली ले लेते हैं कि लेट्स सपोज के 80 जो 8 लाख है इसमें से वो आपने उन स्टॉक्स में डाल दिया जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखने, जैसे मे बी आपने हपको में डाल दिया, मे बी आपने उसमें से कुछ एंग्रो फर्टिलाइज़र में डाल दिया, आपने एफएफसी में डाल दिया, या फिर दीगर अगर मज़ीद इस तरह की कंपनीज हम देखें मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, तो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ कंपनीज आपको मिल जाती हैं, जैसे ओजीडीसी हो गया या पीपीएल हो गया। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे कंपनीज बता रहा हूँ जो कि अच्छे डिविडेंड पे करती हैं। और उसके बाद जब स्विंग ट्रेडिंग के लिए रह गया, तो अब स्विंग ट्रेडिंग में ये आपने देखना होता है कि जब उसमें से डिविडेंड स्टॉक्स में आपने अगर यूज़ करना है पैसा, तो डिविडेंड स्टॉक्स में से स्विंग ट्रेडिंग आप सिर्फ उन्हीं शेयर्स में करें जहाँ पे आपको एक अच्छा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम अगर नहीं है तो आपको स्विंग्स नहीं मिलेंगी और आपको वक्त के ऊपर डिसीजन लेना, क्योंकि उसमें आपने बाय और सेल कर रहे हैं बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटीज़, बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड बेस्ड ऑन अदर टेक्निकल। तो ये चीज़ आप तभी कर सकते हैं कि जब उस शेयर के अंदर अच्छा वॉल्यूम जनरेट हो रहा हो। अब एग्जांपल मैं देता हूँ, बेस्ट वे सीमेंट की एक बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो वो इस कैटेगरी के अंदर ही तो फिट आ सकता है, इन्वेस्टमेंट इन डिविडेंड पेइंग ब्लू चिप स्टॉक, यानी पहले 80% में तो वो आ सकता है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग का है उसके अंदर वो फिट इन नहीं होता। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें मीज़ान बैंक की, हम बात करें ओजीडीसी की, हम बात करें पीपीएल की, हम बात करें एसएनजीपी की, या फिर इसके अलावा भी पीएसओ की अगर हम बात करें, इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनको आप इस कैटेगरी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ग्रोथ स्टॉक की बात करें, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिसके अंदर आपको कैपिटल गेन अच्छा मिल सकता है, लेकिन जनरली देखा जाए तो इसमें कोई ऐसा डिविडेंड की मद में कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा होता। इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर एक बड़ी एग्जांपल है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के बहुत सारे शेयर्स हैं। सिस्टम्स लिमिटेड अगरचे आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड दे रहा होता है, लेकिन वो भी ग्रोथ स्टॉक्स में ही आएगा, क्योंकि उसका जो डिविडेंड है वो ना होने के बराबर होता है, डिविडेंड यील्ड बहुत कम है। इसी तरह नेटसोल की अगर हम एग्जांपल ले लें, इवन टीआरजी को तो खैर सिर्फ इसी मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि वो अगर फंडामेंटली देखा जाए तो वो लॉस में है और उसमें एज सच डिविडेंड के तो कोई चांसेस नहीं होते, लेकिन ट्रेडिंग के लिए उसको अच्छा खासा लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, और इसमें आप चूँकि ये आप सिर्फ ग्रोथ स्टॉक्स देख रहे हैं, तो इसमें उनका फंडामेंटल्स का बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं होता। तो सिर्फ वो शेयर्स जिसके अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लोअर एंड पे, और फिर पोटेंशियली हायर एंड पे जाके सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वो अप्रोच है जिसको मैं फ़ॉलो करता हूँ, और इसका मुझे फ़ायदा ये होता है कि मेरा जो मेजॉरिटी जो सरमाया है वो ऐसे स्टॉक्स के अंदर है कि जिसमें मुझे किसी किस्म के पैनिक की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें मुझे डिविडेंड आ रहा होता है और कंसिस्टेंट डिविडेंड आ रहा होता है। वक्ती तौर पे वो अप्स एंड डाउन्स भी उसमें आते हैं, लेकिन आई डोंट केयर फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता होता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ पैसा ज़रूर ऐसा होता है जिसके अंदर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि मैं खेल सकूँ विद द पोटेंशियल टेक्निकल इंडिकेटर्स, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि कहीं पे मैं अपना कैपिटल गेन कर सकूं, तो वो मैं कर रहा होता हूँ, लेकिन वो अमाउंट बहुत थोड़ी होती है। तो ये वो स्ट्रेटजी है जिसको आप भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि हर जो स्ट्रेटजी है वो हर बंदे के सर्कमस्टांसिस पे फिट इन नहीं हो रही होती। मे बी कि आपके सर्कमस्टांसिस डिफरेंट हों, और आपका केस ऐसा हो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बजाय शॉर्ट टर्म को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, तो उस केस में ऑब्वियसली ग्रोथ स्टॉक आपके लिए ज़्यादा लुक्रेटिव हो जाएंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि आप सिर्फ लॉन्ग टर्म देखना चाह रहे हो और आप बिल्कुल भी इन टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, टेक्निकलिटीज़ की जो एक पूरी अलग दुनिया है उसमें जाने के बिल्कुल भी मुतमन्नी ना हो, तो उस केस में फिर आप इवन 20% को भी इस टेक्निकल्स के झंझट में डालने के बजाय कोशिश करेंगे कि सारे का सारा पैसा आप वैल्यू इन्वेस्टिंग में ही लगा दें।
तो इट डिपेंड्स। लेकिन ये एक आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसको कम करने के लिए और किसी हद तक एक सेफ़र ऑप्शंस आपको देने के लिए ये स्ट्रेटजी यूज़ होती है। तो आई होप कि ये जो इस स्ट्रेटजी है इसके हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई, ये आपके लिए एक फूड फॉर थॉट्स साबित होगी और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रेडिंग है उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती है या नहीं हो सकती। इस वीडियो में यहाँ तक ही हम बात करेंगे, मज़ीद इसकी डिस्कशंस में नहीं जाएँगे, लेकिन आगे चलकर मज़ीद जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, वो भी इस चैनल पे वक्तन-फ़वक्तन शेयर की जाएँगी। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, उसके हवाले से बर वक़्त आपको नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।